हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल आरटीपी नवंबर 2022 पेपर 4 लॉ से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑन कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटी लॉज, जिसका मतलब है सेबी के ऊपर। पहला प्रश्न बढ़िया प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए अच्छा रहेगा ये आने वाले समय में। आप एक पब्लिक कंपनी, आप होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है, तो दैट मीन्स आप हो गए एक गवर्नमेंट कंपनी। आपकी तरफ से फेलियर है टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने है 3 साल से फाइल नहीं करी, तो आप राइट 3 साल की रिक्वायरमेंट हम कहां पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 164 सब सेक्शन 2 की क्लॉज ए के अंदर हम पढ़ते हैं कि भैया 3 साल तक आपने एफएस नहीं फाइल करी है तो डायरेक्टर के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है। हाउएवर एनुअल रिटर्न्स आपने 2 साल की फाइल नहीं करी है, तो क्योंकि लॉ ये है एफएस और एनुअल रिटर्न दोनों में से कोई भी हो 3 साल की कॉन्सिक्यूटिवली, और यहां कॉन्सिक्यूटिव ईयर थे। कंपनी ने अपॉइंट किया मिस्टर प्रथम को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ध्यान दीजिएगा डेट को, 1 मई 2021, राइट। तो दैट मीन्स 3 साल तक आपने फाइलिंग नहीं करी, तो 31 मार्च 2021 हुआ, और 1 मई तक आप देखेंगे तो बीच में सिर्फ 1 महीना गया अप्रैल का, उसके बाद ये नया आदमी आ गया। प्रश्न क्या इसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। इन द मेन टाइम मिस्टर प्रथम को एक और ऑफर डायरेक्टरशिप एके लिमिटेड से मिली है, बढ़िया पॉइंट है, और ये भी मिला है मंथ ऑफ सितंबर में, और ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आपसे पूछा है क्या इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी, तो देखिए हम 164(2) में पहली क्लॉज में हम ये पढ़ते हैं कि लगातार 3 साल तक एफएस और एनुअल रिटर्न लगातार कॉन्सिक्यूटिव 3 साल तक आपने फाइल नहीं करी, और दोनों में से कोई भी एक चीज हो। और सेकंड क्या है, लगातार 1 साल तक आपने 3 चीजें, डी से डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट उसका, डी से डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट उसका, डी से डिविडेंड, अगर आपने 1 साल तक नहीं दिया है तो भैया 1 ईयर और मोर, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे रीअपॉइंटमेंट होने के लिए डिफॉल्टिंग कंपनी में, या किसी और कंपनी में अपॉइंटमेंट होने के लिए आने वाले कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो ये फ्यूचर की आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन हम साथ में प्रोविजो ये भी पढ़ते हैं कि अगर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन उसके ऊपर नहीं लगेगी 6 महीने के लिए, ये याद रखें। फर्दर गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी है कि ये 164(2) सब सेक्शन लगता ही नहीं है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये होती है अगर उस गवर्नमेंट कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो एफएस या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग का, तो यहां तो डिफॉल्ट हुआ पड़ा है, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी आपके ऊपर ये सेक्शन लग गया। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई साहब जो प्रथम जी अपॉइंट हुए हैं ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे 6 महीने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और 6 महीने देखिए 1 मई को ये ज्वाइन हुए थे, वहां से आप 6 महीने ऐड करेंगे तो ये डेट आती है 31 अक्टूबर, और ये एक नई कंपनी में डायरेक्टरशिप ले रहे हैं मंथ ऑफ सितंबर, तो दैट मीन्स अक्टूबर तक कोई टेंशन नहीं है, तो ये अपॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइंडिंग अप पे है। ट्राइब्यूनल ने एक ऑर्डर दिया है वाइंडिंग अप का। कॉन्सिक्वेंटली कंसिडरिंग द रिपोर्ट ऑफ लिक्विडेटर, पता चलता है मिस्टर तेजस ने फ्रॉड किए हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। ट्राइब्यूनल ने उसे एक डायरेक्शन दी है, भाई साहब हमारे सामने पेश होइए। हाउएवर तेजस अपने आप को डिफेंड करते हैं कि ऑर्डर सही नहीं है, कि ना तो वो कभी प्रमोटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना ऑफिसर थे, ना एम्प्लॉय थे, तो भाई मैं क्यों आऊं? तो प्रश्न क्या तेजस का कहना ऐसा सही है, या उनके पास क्या राइट्स अवेलेबल है, ये क्वेश्चन है। सो द आंसर इज ऑन सेक्शन 300। तो सेक्शन 300 में हम ये पढ़ते हैं ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 20 वाइंडिंग अप में, कि जहां ऑर्डर दे दिया गया है वाइंडिंग अप का ट्राइब्यूनल के द्वारा, और सीएल ने, लिक्विडेटर ने अपनी रिपोर्ट दी है ट्राइब्यूनल को, और कहा है कि उसकी ओपिनियन में फ्रॉड हुआ है बाय एनी पर्सन। ध्यान दीजिएगा वर्ड है एनी पर्सन। तो तेजस का कहना ना मैं एम्प्लॉय था, ना प्रमोटर डायरेक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई भी आदमी इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन प्रमोशन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, और उससे रिलेटेड अगर फ्रॉड है तो ट्राइब्यूनल रिपोर्ट देखने के बाद डायरेक्शन दे सकता है ऐसे आदमी को, भाई साहब मेरे सामने पेश हुई, और उसको एग्जामिन करेगा, राइट। इसलिए तेजस जी बाउंड है अपीयर होने के लिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ, उनके राइट्स क्या हैं ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो कॉपी ऑफ रिपोर्ट लिक्विडेटर की मांग सकते हैं अपनी ही कॉस्ट पे। नंबर 2 देखिए चैप्टर नंबर 27 में
जो हम ट्राइब्यूनल में पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 432, अपना केस लड़ने के लिए वो एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीएस को, कॉस्ट अकाउंटेंट को या लीगल प्रैक्टिशनर को जो उनके बिहाफ पे केस लड़े, या खुद वो अपीयर कर सकते हैं इन पर्सन। तो यही उनके पास रेमेडीज है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा पेपर के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महाराजा लिमिटेड ने प्रपोज किया है कि मिस्टर मंत्री को एमडी बनाते हैं 5 साल के लिए। वो आप जानते हैं कि सेक्शन 196 चैप्टर 13 में कि मैनेजरियल पर्सोनल में आता है एमडी और 5 साल के लिए उनका टेन्योर होता है, और 1 मई से आप बनाना चाहते हैं और आपने सारी कंडीशंस, इवन शेड्यूल 5 का भी जो कंप्लायंस करना होता है वो आपने कर दी है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया, सैलरी, कमीशन, पर्क्स, फ्री हाउसिंग, मेडिकल, एलटीसी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा देखते ही आपके जहन में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन चैप्टर 13 पे नहीं है, रादर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस पे है, ड्राफ्टिंग की बात करेगा। और देखिए क्वेश्चन में यही लिखा है कि ड्राफ्ट कीजिए रेजोल्यूशन विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट। तो सेक्रेटेरियल वर्क है, तो आप जानते हैं कि हम जब भी कोई रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले 2 वर्ड ये लिखते हैं, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू प्रोविजंस ऑफ, चाहे परसुएंट नहीं भी लिखा इंस्टीट्यूट अपने आंसर में, जिस तरफ से भी थोड़ी बहुत ड्राफ्टिंग में फर्क हो सकता है, परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 196 रेड विद शेड्यूल नंबर 5 द कंसेंट ऑफ द कंपनीज बी हियर बाय अकॉर्डेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर मंत्री एज एमडी। राइट, बस इस तरह से लिखेंगे। एंड टू बी पेड रेम्यूनरेशन, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो सारी डिटेल लिख दीजिए, और फिर नीचे ऑब्वियसली किसके बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही वो साइन हो जाएंगे। जैसे इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में फर्दर रेजोल्यूशन भी पास किया है कि भैया लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट होंगे तो शेड्यूल 5 के हिसाब से हम रेम्यूनरेशन देंगे। रिजॉल्व फर्दर डेट, जो कंपनी का सीएस है वो ऑथराइज्ड है टू फाइल एंड प्रिपेयर विद द आरओसी जो भी नेसेसरी फॉर्म या रिटर्न्स है विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पब्लिक कंपनी है, आप भारत में आप रजिस्टर्ड हैं 5 साल से, तो लेकिन पिछले 2 साल से ना तो आप कोई काम कर रहे हैं, ना ही आपने कोई फाइलिंग करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटर्न्स की, ना ही आपके यहां कोई सैट है, स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 साल से। तो कहने का मतलब आप एक एक्टिव कंपनी थे लेकिन आज के दिन क्या हो गए, इनएक्टिव। तो कहता कंसिडरिंग द सिचुएशन, डायरेक्टर चाह रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम स्टेटस ले लें डोरमेंट का या इनएक्टिव का कह लीजिए। तो कहता एडवाइस कीजिए वेदर ये कंपनी एलिजिबल है टू अप्लाई। क्या आंसर होगा, अगर कंपनी जो है स्टिल इनएक्टिव होने के बाद भी फीस दे रही है रजिस्ट्रार को और रेंटल अपना ऑफिस का दे रही है, तो आप जानते हैं हम इसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते, फीस वगैरह या रेंटल पे करना, तो आप डोरमेंट के स्टेटस में आ सकते हैं। नेचुरल है, चैप्टर नंबर हमारा आखिरी आता है कंपनीज एक्ट पे, चैप्टर नंबर 29 मिसलेनियस सेक्शन 455 में हम डोरमेंट के ऊपर डील करते हैं कि इनएक्टिव एक एप्लीकेशन दे सकती है, जिसका मतलब है आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ना ही आपकी कोई सैट है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से, ना ही आपने कोई और ये एफएस या एनुअल रिटर्न आपने 2 साल से फाइल करी है। तो इसलिए हम कहेंगे ये सारा कंप्लायंस हो रहा है तो आप एलिजिबल है। और सैट का मतलब होता है अदर देन, जिसका मतलब है अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे फीस दे रहे हैं रजिस्ट्रार को या आप कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं लॉ की, या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, या आप मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस। तो यहाँ 2 बातें थी, फीस और मेंटेनेंस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए आप स्टिल एलिजिबल हैं इस नेक्स्ट पार्ट में भी। देखिए इसके बाद हम प्रश्न बात करेंगे सेबी रेगुलेशन के ऊपर, राइट। तो सेबी रेगुलेशन के ऊपर प्रश्न आया है एनआरसी के ऊपर। कहता है इसमें 5 मेंबर्स हैं, चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एंड 3 अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। बिसाइड्स चेयरमैन हु इज अ होल टाइम डायरेक्टर हैज ऑल्सो बीन अडॉप्टेड एज मेंबर ऑफ कमिटी। तो कहता बताइए क्या ये कंप्लायंस हो रहा है एनआरसी का, और क्वारम फॉर द मीटिंग भी बताइए। तो देखिए एनआरसी के ऊपर हम सेबी रेगुलेशन में, ऑब्वियसली एनआरसी आपको साथ में पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट का सेक्शन 178 भी, क्योंकि इसको कंपैरेटिव ही स्टडी करनी चाहिए। तो रेगुलेशन नंबर हम 19 पढ़ते होते हैं कि जब एनआरसी बनानी होती है कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। तो आपने क्वेश्चन में देखा यहां हमारे पास कितने थे, 5 थे मेंबर्स, राइट। तो 3 उसके अंदर डायरेक्टर होने चाहिए। तो क्वेश्चन में साफ लिखा था कि भैया चेयरमैन भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 3 बाकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं, तो वो कंप्लायंस यहां हो रहा है। और साथ में हम ये पढ़ते हैं सारे डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। तो यहाँ इंडिपेंडेंट लिखे हुए हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव भी हो गए। और हम ये भी पढ़ते हैं ये 2/3, ध्यान दीजिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट से भी था, कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। तो 5 में से आपको 4 तो सीधे ही इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, तो ये कंप्लायंस भी दिख रहा है।
जहां तक चेयरपर्सन का सवाल है, कहता हूं लिस्टेड एंटिटी चेयरपर्सन जो कंपनी का है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, वो मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है एनआरसी में, बट कंपनी का चेयरपर्सन कमेटी का चेयरपर्सन नहीं होगा। तो यहां लिखा ही था कि जो चेयरमैन है वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो वो भी ठीक है। जहां तक कॉरम का सवाल है, कॉरम में होते हैं कम से कम 2 मेंबर या 1/3 ऑफ मेंबर्स विच एवर इज हायर, और उनमें से कम एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसके साथ हमारे कंपनीज एक्ट एंड उससे रिलेटेड कह लीजिए सेबी रेगुलेशन का प्रश्न था जो मैंने यहां डिस्कस किया। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आरटीपी के क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक लॉस। टिल देन हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।